श्रोताओं नमस्कार। कोरोना का प्रभाव आज समूची दुनिया पर पड़ा है। अर्थव्यवस्था चरमरा गई है और पूरी दुनिया ही आर्थिक मंदी का शिकार हो चुकी है। सेहत हो, आर्थिक विकास हो, व्यापार जगत हो, उद्योग, खेल, ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं है जो इसके प्रकोप के शिकार होने से बच सका हो। इसके चलते शिक्षा क्षेत्र पर भी इसका गहरा असर पड़ रहा है। पाठन पठन, जिसे हम टीचिंग एंड लर्निंग कहते हैं, वो प्रक्रिया भी बुरी तरह प्रभावित हुई है। बड़े बड़े शिक्षण संस्थान जैसे आईआईटी, आईआईएम, यूनिवर्सिटीज़ वगैरह, ये सभी ऑनलाइन शिक्षा प्रणाली का इस्तेमाल करने पर मजबूर हो चुके हैं और ऐसा उन्हें करना पड़ रहा है। यूनिवर्सिटी में सिर्फ पढ़ना और पढ़ाना ही नहीं होता, और भी बहुत सारे काम होते हैं, जैसे नोटिस जारी करना, असाइनमेंट्स होती हैं, इंटर्नशिप होती है, वर्कशॉप, सेमिनार्स, एडमिशन्स, एग्जामिनेशन फॉर्म वगैरह बहुत से काम होते हैं जो इसकी वजह से प्रभावित हो रहे हैं। और इन सब के बारे में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में क्या क्या चुनौतियां आ रही हैं, क्या क्या चैलेंजेस आ रहे हैं, इसी विषय पर बात करने के लिए आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी कटरा में डीन एकेडमिक अफेयर्स डॉक्टर सुमित गुप्ता। सुमित जी, आपका प्रोग्राम में स्वागत है। शर्मा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया जी। आप एक प्रतिष्ठित संस्थान से जुड़े हुए हैं, यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए हैं, तो जैसा कि आज हमारा विषय है, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हैं जो कोरोना के चलते यूनिवर्सिटीज़ को और दूसरे जो शैक्षणिक संस्थान हैं उन्हें उनका सामना करना पड़ रहा है। देखिए शर्मा साहब, जैसे आपने बिल्कुल शुरू में कहा कि हायर एजुकेशन जो है उसको भी काफ़ी फ़र्क पड़ा है, बहुत इम्पैक्ट आया है स्टूडेंट्स के ऊपर, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के ऊपर कोरोना की वजह से। ये सही है कि जिस समय पहला लॉकडाउन शुरू हुआ था, मैं मार्च 2020 की बात कर रहा हूँ, एकदम से नई चीज़ थी, एकदम से पहली बार शायद हमने कभी सुना था कि लॉकडाउन भी ऐसी चीज़ होती। पर क्रेडिट गोज़ टू द इंस्टीट्यूशंस, क्योंकि सभी इंस्टीट्यूशंस ने थोड़े थोड़े समय के ऊपर ऑनलाइन एजुकेशन के ऊपर ट्रांसफ़र किया, जो कि मैं आपको बता सकता हूँ टीचर्स के लिए बड़ी नई चीज़ थी, लेकिन किया गया। जी। बच्चों को भी थोड़ा समय लगा अडॉप्ट करने में, क्योंकि उसके चैलेंजेस अलग हैं। नॉर्मली एक टीचर जो है वो क्लास में है, स्टूडेंट्स के साथ आई कांटेक्ट होता है, जी। वो चीज़ यहाँ पे मिसिंग हो जाती है। जी। लेकिन मैं कहूँगा कि क्रेडिट गोज़ टू बोथ द इंस्टीट्यूशंस और क्रेडिट ऑल्सो गोज़ टू द स्टूडेंट्स, जिन्होंने इतने छोटे समय में इस चेंज प्रणाली के ऊपर अडेप्ट किया और एजुकेशन को बरकरार रखा। टीचिंग लर्निंग प्रोसेस रुका नहीं, डिले ज़रूर हो गया, डिले डेफिनेटली हुआ। अभी भी कोशिश यही जारी है कि जो चीज़ें डिले हुई उनको आहिस्ता 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 हम समय पे ले आएँ, लेकिन इम्पैक्ट तो ज़रूर हुआ। जहाँ तक देखिए डिजिटल लर्निंग सिस्टम्स के ऊपर जो है सारे के सारी टीचिंग पैटर्न शिफ्ट हो गया। बच्चों के लिए भी ऑनलाइन लेक्चर्स को सुनना, उनको समझना। जी। और जहाँ एक प्रॉब्लम जहाँ आई जो फेस की लोगों ने, वो था रिगार्डिंग द प्रैक्टिकल वर्क। जी। क्योंकि लेबोरेटरी वर्क जो है उसको ऑनलाइन मोड में कंडक्ट करवाना काफ़ी मुश्किल काम है। जी। लेकिन तरीके निकाले गए हैं। जैसे मैं आपको बता सकता हूँ, हमारी यूनिवर्सिटी के अंदर जब मार्च 2020 में लॉकडाउन हुआ, विद इन 5 डेज हमने ऑनलाइन एजुकेशन के ऊपर शिफ्ट कर लिया था, बहुत तीव्रता से, बहुत जल्दी से। और इवन लैब वर्क जो है, बहुत सारा लैब वर्क जो है वो वर्चुअल लैब्स की हेल्प से जो है वो कंडक्ट किया गया। जी। स्टूडेंट्स को भी थोड़ा समय लगा और उस समय थोड़ी परेशानी नेट की भी थी, आपको याद होगा उस समय थोड़ा नेट का भी परेशानी थी। बहुत सारे नए नए तरीके निकाले गए, इंस्टीट्यूशंस ने तरीके निकाले, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम्स का इस्तेमाल किया गया, जहाँ पे के जो फैकल्टी मेंबर्स हैं उनके लेक्चर्स रिकॉर्ड करके रखे गए। जी। ताकि बच्चा जो है वो अपनी सहूलियत से, जिस समय उसके पास बैंडविड्थ अच्छी मिल रही है नेट की, उस समय उसको सुन सके और समझ सके। जी। बहुत सारे नए तरीके निकाले गए और इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग टू सी। हम हमेशा से सुनते आए हैं कि ह्यूमन बीइंग हमेशा अपने सर्वाइवल का तरीका निकाल लेता है, ढूंढ ही निकालता है। वाकई में हमने यहाँ देखा कि इतने तरीके निकाल लिए गए। जहाँ बैंडविड्थ कम थी वहाँ पे प्रोफेसर्स ने लेक्चर्स के ऑडियो रिकॉर्ड किए, वीडियो रिकॉर्ड नहीं किए, ऑडियो रिकॉर्ड किए, ऑडियो रिकॉर्ड करके जो है देने शुरू किए कि बैंडविड्थ कम है। प्रोफेसर्स ने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस के ऊपर और उनको कंप्रेस करके नई नई चीजें सीखी कि ऑडियो फाइल है, वीडियो फाइल है, कंप्रेस कैसे और करना है। इस दौर में सीखने को बहुत कुछ मिला। इवन स्टूडेंट्स को तो मिला ही मिला, इवन टीचर्स ने भी बहुत कुछ सीखा। बहुत कुछ सीखने को मिला। मैं खुद भी एक फैकल्टी मेंबर हूँ, मैं आपको कहूँगा इतना कुछ सीखा हमने। और हमारे कुछ फैकल्टी मेंबर्स ने इतना अच्छा परफॉर्म किया है, मैं आपसे बताऊँ। हमारे कुछ एक फैकल्टी मेंबर्स हैं, उनके ऑनलाइन लेक्चर्स जो हैं वो नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी जो है NDL जिसे कहा जाता है, वहाँ पे एक्सेप्ट हो गए। जी। तो दोज लेक्चर्स आर नाउ अवेलेबल टू द स्टूडेंट्स अक्रॉस द कंट्री। सो इस तरह से टीचर्स ने बहुत अच्छे से अडेप्ट किया। मैं आपसे एक शेयर करूंगा, बड़ी छोटी सी चीज़। मैंने देखा था 2-3 वेबिनार अटेंड किए थे हार्वर्ड के, जी, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के। उनको भी हफ्ता एक लगा था ट्रांजिशन करने में। जी। और टीचर्स ने वहाँ इतना अपोज किया था
कि ये हम ऑनलाइन में कहाँ जा रहे हैं, ये हम नहीं करते हैं ये चीज़, बट समय के साथ करना पड़ा है। तो ये तो सरकार बोलिए, अध्यापक बोलिए, यूनिवर्सिटीज बोलिए, स्टूडेंट्स बोलिए, सभी का एक कलेक्टिव एफर्ट था, उनकी डिवोशन थी, जिसकी वजह से हमने बहुत अच्छे तरीके से काम किया। लेकिन जैसे कि क्लासरूम टीचिंग और ऑनलाइन टीचिंग में जमीन आसमान का फर्क होता है। जब हम क्लास में बैठे हुए हैं, पढ़ रहे हैं, तो टीचर के साथ दो तरफा हम बातचीत कर सकते हैं, आई टू आई कांटेक्ट होता है, उससे भी पढ़ाई पर असर पड़ता है। मैं चाहूंगा कि आप बताइए कि आपकी यूनिवर्सिटी में तरह तरह की स्ट्रीम्स हैं, अलग अलग कोर्सेज हैं, वो कोर्सेज कौन से हैं और पर्टिकुलरली किन कोर्सेज में पढ़ाने में कठिनाई आई, क्योंकि वहाँ प्रैक्टिकल वर्क ज़्यादा होता है। तो फर्स्ट आई वुड लाइक कि आप कोर्सेज के बारे में बताइए कि कौन कौन से कोर्सेज आप ऑफर कर। देखिए शर्मा साहब, यूनिवर्सिटी जो है वो अलग अलग बुके ऑफ कोर्सेज ऑफर करती है। जिस तरह से आप देखें, जो बच्चे इस समय क्लास 12th में पढ़ रहे हैं या क्लास 12th पास कर चुके हैं, तो उनके लिए अगर टेक्निकल साइड पे जाना चाहें तो बीटेक प्रोग्राम अवेलेबल है 5 स्ट्रीम्स में, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर, मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल। इसी तरह अगर वो डिज़ाइन और आर्किटेक्चर की तरफ जाना चाहें तो BArch प्रोग्राम अवेलेबल है। अगर वो साइंसेज की तरफ जाना चाहें तो लास्ट ईयर, हालांकि सिचुएशन खराब थी, हमने नए प्रोग्राम शुरू किए। हमने 8 नए इंटीग्रेटेड प्रोग्राम शुरू किए, जिसमें BSc ऑनर्स, BA ऑनर्स और BBA ऑनर्स, ये प्रोग्राम्स हमने ऑफर करना शुरू किए और इसमें हमें बहुत बेहतरीन रिस्पांस मिला स्टूडेंट्स की तरफ से। ये सारे प्रोग्राम्स जो हैं, इनमें एडमिशन जो है वो क्लास 12th की मेरिट के बेस पे रखी गई है, क्योंकि इस समय एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करना जो है वो उसके लिए माहौल सही नहीं है, बहुत डिफिकल्ट है। और बच्चों के 12th क्लास रिजल्ट्स जो है निकलने भी शुरू हो गए। आप देखिए JK बोर्ड ने कितनी जल्दी ये रिजल्ट निकाले, CBSE ने भी डिक्लेयर किया है आने वाले। इसी तरह से जो स्टूडेंट्स अभी ग्रेजुएशन कर रहे हैं, वो अगर आगे PG कोर्स के लिए जाना चाहें, तो जो स्टूडेंट्स टेक्निकल साइड से हैं, बीटेक, उनके लिए हमारे पास MTech प्रोग्राम अवेलेबल है। MTech प्रोग्राम जो है वो इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंजीनियरिंग और एनर्जी सिस्टम्स में अवेलेबल है। जो स्टूडेंट्स MSc साइड पर जाना चाहें तो MSc फिजिक्स, मैथ्स, बायोटेक्नोलॉजी और स्पेसिफिकली बायोटेक्नोलॉजी में जेनेटिक स्पेशलाइजेशन हम ऑफर करते हैं। और 10 सीट्स जो हैं वो डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सब्सिडाइज की, जहाँ पे कि बच्चों की फीस भी कम है और उनको हर मंथ स्टाइपेंड भी मिलता है। इसी तरह से MA में कोर्सेज अवेलेबल हैं, MA इन इंग्लिश, MA इन फिलोसफी, और इस साल इंडियन सिस्टम्स को फोकस करते हुए हमने MA इन संस्कृत एंड वैदिक स्टडीज शुरू किया। इसी तरह से PhD प्रोग्राम अवेलेबल है। जो मैं आपसे बता रहा था कि 12वीं के बच्चों के लिए इंटीग्रेटेड प्रोग्राम्स हैं, तो BSc ऑनर्स फिजिक्स, मैथमेटिक्स, बायोटेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक्स। BA में ऑप्शंस जो हैं वो इंग्लिश और इकोनॉमिक्स और साथ में फिलोसफी की हैं। और BBA जो मैनेजमेंट में जाना चाहें, BBA। इंटीग्रेटेड प्रोग्राम्स में स्पेशलिटी ये है कि अगर वो BSc ऑनर्स करके या BBA ऑनर्स करके एग्जिट करना चाहते हैं, कर सकते हैं, उनको डिग्री मिल जाएगी। अगर वो आगे कंटिन्यू करना चाहते हैं और अपना MBA करना चाहते हैं या MSc करना चाहते हैं, वो भी कर सकते हैं। उसमें उनको कोई नया एंट्रेंस एग्जाम नहीं देना पड़ेगा। जहाँ तक कोरोना का इम्पैक्ट है, देखिए, जहाँ तक तो ऑनलाइन टीचिंग है, थ्योरेटिकल टीचिंग तो वो सभी के लिए सेम रहता है। और उसमें मैंने ये देखा कि सभी फैकल्टी मेंबर्स ने अपने सब्जेक्ट के हिसाब से मॉड्यूलेट किया अपने कोर्सेज को, अपने लेक्चर्स को, ताकि स्टूडेंट्स को समझाया जा सके। जहाँ तक लैब वर्क का सवाल था और जहाँ हमें सबसे ज़्यादा एप्रीहेंशन थी कि यहाँ प्रॉब्लम आएगी, इतना हैरानी हुई मुझे देख के कि कंप्यूटर साइंस में तो सभी ने ऑनलाइन काम करवा दिया। इवन जहाँ बायोटेक्नोलॉजी कोर्स, जो कि बिल्कुल लैब इंटेंसिव कोर्स है, वहाँ पे भी उन्होंने वर्चुअल लैब्स का इस्तेमाल करके अपना लैब वर्क जो है स्टूडेंट्स को कराया। बीच में हमें मौका भी मिला था, थोड़ी देर के लिए इंस्टीट्यूशन खुले थे, हम बच्चों को कैंपस पे ला सके, उनको लैब वर्क करवा सके, उनको प्रोजेक्ट वर्क करवा सके। सो ये मौका हमें मिला था, उसका हमने पूरा फायदा उठाया। लेकिन फिर सेकेंड वेव की वजह से वापस ये चीज़ करनी पड़ी। लेकिन मैंने ये देखा शर्मा साहब के अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं, टेक्निक्स भी अवेलेबल हैं, टेक्नोलॉजी भी अवेलेबल है। सिर्फ ये है कि आपको थोड़ी सी लीड लेनी है, थोड़ा सा एफर्ट लेना है और देखना है कि कौन सा सबसे बेहतरीन तरीका हो सकता है स्टूडेंट को लर्निंग करवाने का। हाँ, जो एक चीज़ हम बहुत ज़्यादा मिस करते हैं वो है कि स्टूडेंट की आंख में आंख दे के बात करना। बहुत मुश्किल होता है, एक क्लास चल रही है 60 बच्चों की, सभी के साथ आई टू आई कांटेक्ट बहुत। कोर्सेज के साथ साथ यूनिवर्सिटी में जो फैसिलिटीज़ हैं, आई वुड लाइक कि आप उनके बारे में कुछ बताइए, लाइक हॉस्टल फैसिलिटीज़ या कुछ इस तरह की। और अब कोरोना काल के दौरान इसको किस तरह से आप मैनेज करेंगे या क्या बेहतरी आ रही है? देखिए, जहाँ तक फैसिलिटीज़ का सवाल है, हमारी यूनिवर्सिटी जो है ये एक फुली रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी है। सो स्टूडेंट्स जो है वो कैंपस पे रहते हैं, फैकल्टी मेंबर्स कैंपस पे रहते हैं। कैंपस जो है वो बिल्कुल एक प्रोटेक्टेड यूनिट की तरह है। पीछे हमने बहुत इसमें ध्यान रखा हुआ था। इवन किसी ने अगर अंदर आना था
एंट्री के ऊपर बड़ा केयरफुल चेक था, जो SOPs कोरोना के को बड़े अच्छे तरीके से फॉलो किया गया, जहाँ फ्यूमिगेशन करने की ज़रूरत थी वो किया गया। तो उस हिसाब से पूरा का पूरा कैंपस बहुत सेफ है। इवन मैं आपको ये भी बता दूं, कैंपस के रेजिडेंट्स के लिए हमने वैक्सीनेशन का भी जो है अथॉरिटीज़ ने अरेंज किया मैकेनिज्म, ताकि ये चीज़ की जा सके। हॉस्टल्स जो हैं उनकी सैनिटेशन का पूरा ध्यान रखा गया है। मेस फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, कम्प्लीटली सैनिटाइज्ड हैं। जो लैब वर्क है उसमें भी SOPs फुले फॉलो होते हैं। सभी जगह सैनिटाइज़र का यूज़ करना, मास्क का यूज़ करना हमने मैंडेटरी रखा हुआ है। फ़ाइन लगता है अगर हम किसी को, फिर वो चाहे फैकल्टी मेंबर हो या स्टूडेंट, हम इस चीज़ को बड़े सख्ती से देखते हैं कि इस चीज़ के अंदर कोई कमी ना रह जाए। जी। सो ये सारी फैसिलिटीज़ जो है हमने वहाँ रखी है। हमारा अपना मेडिकल सेंटर वहाँ अवेलेबल है, लाइब्रेरी इन हाउस है, सारी शॉप्स अंदर अवेलेबल हैं। सो नॉर्मली बाहर का कॉन्टैक्ट रहता नहीं, और क्योंकि सेक्लूडेड हम कर लेते हैं तो उससे विद इन द कैंपस जो है एरिया सेफ रहता है। मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगा, देखिए यूनिवर्सिटी की एक रेपुटेशन भी है। हमारी बड़े छोटे समय में, 17 साल के समय में, यूनिवर्सिटी ने बहुत सारी चीज़ें अचीव की हैं, नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे। हमारी रैंकिंग्स, अगर आप इसके बारे में जानते हो, NIRF रैंकिंग कहते हैं। NIRF रैंकिंग में हमारा इंस्टीट्यूशन जो है इंजीनियरिंग कैटेगरी में 78th आता है इन द कंट्री जी। मैनेजमेंट में टॉप 100 के अंदर जी। और एक नई यूनिवर्सिटी, 17 साल यूनिवर्सिटी। और आप ये देखिए कि हमारी कंट्री में 1000 से ऊपर प्लस यूनिवर्सिटीज़ हैं, उसमें हम टॉप 150 यूनिवर्सिटीज़ में आते हैं। इंटरनेशनल रैंकिंग्स में आपको बताना चाहूँगा, को टाइम्स हायर एजुकेशन इम्पैक्ट रैंकिंग कहा जाता है। उसमें कैटेगरी 7 है क्लीन एनर्जी, उसमें हमारी यूनिवर्सिटी जो है वो रैंक 80 पे आती है इन द ग्लोब इंटरनेशनली, और इंडिया में रैंक 3 पे जी। इसी तरह से अटल रैंकिंग्स हैं जो कि इनोवेशन देखती हैं कि यूनिवर्सिटीज़, इंस्टीट्यूशंस में इनोवेशन कितना हो रहा है जी। तो हम बैंड 6 to 25th रैंक बैंड में आते हैं कंट्री के अंदर इन गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट एडेड इंस्टीट्यूशंस में। सो ये सारी की सारी चीज़ें रैंकिंग में हम इसलिए आ पा रहे हैं क्योंकि सिस्टम्स इस्टेब्लिश्ड हैं। फिर वो चाहे टीचिंग लर्निंग सिस्टम्स हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम्स हैं, स्टूडेंट्स की पार्टिसिपेशन है, रिसर्च सिस्टम्स हैं, क्योंकि ये रैंकिंग्स जो है ये इन्हीं सब चीज़ों को देखती है कि आपके सिस्टम्स कैसे हैं, बच्चों का आउटकम कैसा हो रहा है। बच्चे ने एडमिशन तो ले ली, पर उसके बाद क्या जी, क्या वो हायर एजुकेशन के लिए जा पा रहा है, क्या वो कहीं प्लेस हो पा रहा है, क्या वो अपना बिजनेस शुरू कर पा रहा है, एंटरप्रेन्योर बन पा रहा है, कोई स्टार्टअप शुरू कर पा रहा है, किस तरह से फैकल्टी के ऊपर क्या किया जाता है, फैकल्टी डेवलपमेंट के लिए क्या क्या चीज़ें की जाती हैं, लाइब्रेरी फैसिलिटी कैसी है, रिसर्च कैसी है, प्रोजेक्ट्स कैसे हैं, पब्लिकेशंस की क्वालिटी कैसी है। तो ये सब चीज़ों पे आंका जाता है जी। तो मेरी सोच ये है कि यूनिवर्सिटी की रेपुटेशन इन चीज़ सबसे बनी है, और वही चीज़ ट्रांसलेट होती है हमारे सिस्टम्स में। सो वो सिस्टम्स ऐसे गेयर्ड अप हैं जहाँ पे कि चाहे इवन कोरोना टाइम के अंदर भी हम इन चीज़ों को मीट कर पाए, रिक्वायरमेंट्स को मीट कर पाए जी। डॉक्टर साहब, अब मैं पूछना चाहूँगा कि आपका जो एडमिशन प्रोसेस है, जब स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं एडमिशन के लिए, वो इन जनरल क्या है, और कोरोना काल के चलते उसमें क्या तब्दीलियाँ की गई हैं, क्या क्या उसमें अरेंजमेंट्स किए हैं जिसमें सहूलियत हो सके स्टूडेंट्स को? शर्मा साहब, देखिए हमने तो काफ़ी सालों से हमने डिजिटल मोड पे तो हम पहले ही आ चुके हैं। हमारे यहाँ जितने भी एप्लीकेशन फॉर्म भरे जाते हैं वो ऑनलाइन मोड में ही भरे जाते हैं। आपको सिर्फ यूनिवर्सिटी के वेबसाइट www.smvdu.ac.in वेबसाइट पे आना है। वहाँ बड़ा बड़ा एडमिशन 2021 लिखा है, वहाँ पे क्लिक कीजिए, एक बटन मिल जाएगा जहाँ आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरना बड़ा सिंपल है। आपने अपना ईमेल आईडी देना है, अपना नाम, अपना फ़ोन नंबर देना है, OTP बेस्ड वेरिफिकेशन है, और फिर आप ऑनलाइन ही अपने फॉर्म भर सकते हैं। अगर आपके पास कोई सर्टिफिकेट की कोई कमी है सो वो भी प्रॉब्लम नहीं है, वो सर्टिफिकेट बाद में भी जमा की जा सकते हैं, क्योंकि बहुत बच्चों के रिजल्ट्स लेट आ रहे हैं जी। तो हमने उसमें भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं रखी। और आगे हमारा एडमिशन के लिए नॉर्मली प्रोसेस ये रहता था कि हम एक एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करते थे, जिसको SMVDU-EE एंट्रेंस एग्जाम कहा जाता है। तो इस साल जहाँ तक इंटीग्रेटेड प्रोग्राम्स या BTech प्रोग्राम का सवाल है, तो वहाँ पे तो हम ऑलरेडी ये डिसीजन ले चुके हैं कि इस बार इनका एंट्रेंस एग्जाम नहीं होगा। 12वीं में जो इनकी परसेंटेज आई है उसके बेसिस पे इनकी एडमिशन होगी जी। MBA प्रोग्राम के लिए भी जो उनकी ग्रेजुएशन में जो परसेंटेज आ रही है उसके बेस पे, और जहाँ पॉसिबल है वहाँ टेलीफोनिक इंटरव्यू कंडक्ट करके हम बच्चों को एडमिशन के लिए प्रोसेस के लिए चला रहे हैं। जो हमारे पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स हैं, लास्ट ईयर तो हमने उनके लिए भी एंट्रेंस एग्जाम क्लोज कर दिया था और ग्रेजुएशन के बेस पे किया था। इस साल भी बहुत जल्दी मुझे लग रहा है हमें इस पर डिसीजन लेना होगा, और शायद वो डिसीजन यही होगा कि हमें एंट्रेंस एग्जाम छोड़ के उनको ग्रेजुएशन के बेस पे करना होगा। अब इसमें इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि ये सारा का सारा प्रोसेस ऑनलाइन है। बच्चे को कैंपस आके फिजिकली आने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ती, क्योंकि इस समय मुश्किल है, ट्रैवलिंग मुश्किल है, रिस्ट्रिक्शंस बहुत हैं। ये एकमात्र इंस्टीट्यूशन है JNK के अंदर जहाँ पे कि इतनी वाइड जोग्राफिकल और कल्चरल डाइवर्सिटी है स्टूडेंट्स की। यूनिवर्सिटी को मिनी इंडिया कहा जाता है। 22 स्टेट के बच्चे, अब हम बच्चे को बुलाएं तुम यहाँ आओ, अपने सर्टिफिकेट जाँच करवाओ, वो फीजिबल नहीं है। सो ये सारा का सारा प्रोसेस जो है ऑनलाइन किया जाता है।
एक और जो इस समय परेशानी बच्चों ने हमने देखा ऑब्जर्व की है, दैट इज पर्टेनिंग टू फाइनेंशियल डिफिकल्टीज। सो उसमें हमारी स्कॉलरशिप्स काफ़ी सारी हम ऑफर करते हैं स्टूडेंट्स को। यू विल बी हैप्पी टू नो शर्मा साहब कि जो स्टूडेंट्स जेई मेन का इम्तिहान देते हैं इंजीनियरिंग के लिए या आर्किटेक्चर के लिए या एमबीए के लिए कैट मैट सी मैट के इम्तिहान देते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि उनका इन इम्तिहान में क्या परसेंटेज रहा या क्या रैंक उन्होंने ऑब्टेन किया, एडमिशन के टाइम पे ही इनको स्कॉलरशिप मिलना शुरू हो जाती है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर जेई मेन में बच्चे का ऑल इंडिया रैंक 30,000 से कम है तो बीटेक में, जो कि एक 8 सेमेस्टर का प्रोग्राम है, 5 सेमेस्टर की ट्यूशन फी उसको राइट इन द बिगिनिंग वेव ऑफ हो जाती है। सो उसका 5 सेमेस्टर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है उसके लिए जी। ये ज़रूरी है कि वो अपना एकेडमिक मेंटेन करके रखे जी, क्योंकि स्कॉलरशिप का मेन पर्पस ही वही जी। पीछे सुनने में आया था कुछ कंप्लेंट तो नहीं कह सकते, ग्रीवेंस हम कह सकते हैं, कुछ स्टूडेंट्स डायरेक्टली आप तक पहुंचे थे, मतलब इंस्टेड ऑफ गोइंग टू योर वेबसाइट या तो इस तरह की इन हालात में कोई आपने अपनी स्पेशल हेल्पलाइन या कुछ इस तरह से शुरू किया है जहां पर संपर्क करें? और चाहूंगा कि रेडियो के माध्यम से भी ऐसी कोई सुविधा जहां पर स्टूडेंट्स जो है संपर्क करें ताकि उन्हें आने जाने की जो समस्या है वो दूर हो सके। बिल्कुल, जैसा आपने बिल्कुल ठीक कहा, इस समय ट्रैवलिंग के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस हैं, वरना तो पहले समय में लोग कैंपस में आते थे, अपनी क्वेरी सॉल्व करते थे। इस समय हमने एक हेल्प डेस्क क्रिएट किया है। हेल्प डेस्क में हमारे पास 3 मोड्स हैं जिनसे स्टूडेंट्स अपनी कोई भी किसी भी तरह की क्वेरी को रिजॉल्व कर सकते हैं। एक तो ईमेल आईडी अवेलेबल है, ईमेल आईडी है admission@smvdu.ac.in। सो इस ईमेल आईडी पे आप क्वेरी दे सकते हैं। टोल फ्री नंबर अवेलेबल है 1800-180-7133 जी। एक और नंबर अवेलेबल है 01991285524 और एक्सटेंशन है 2212। सो ये नंबर्स अवेलेबल हैं जिनसे कि आप डायरेक्टली जो है किसी भी समय, और नॉर्मली वर्किंग समय जो है वो 9 to 5 है, बट हमने इवन वीकेंड्स के ऊपर भी अरेंज करके रखा है ताकि कोई भी बच्चा कभी भी कोई अपना सवाल, कोई डाउट क्लेरिफाई करना चाहे, इन पे कांटेक्ट कर सकते हैं। क्या रिजल्ट्स के ऊपर कुछ फर्क पड़ा उसके? नहीं, एंड दिस इज़ वेरी सरप्राइजिंग। जो मैं आपसे बताऊं, बच्चों की हमने परफॉर्मेंस देखी, क्योंकि हमें अपना जिस तरह से हमने अपना टीचिंग सिस्टम मॉड्यूलेट किया है और चेंज किया है, उसी तरह से हालात के हिसाब से हमने अपना इवैल्यूएशन सिस्टम भी मॉड्यूलेट किया है जी। क्योंकि ये फिजिबल नहीं है कि टीचिंग सिस्टम ऑनलाइन रखें और इवैल्यूएशन सिस्टम हम पुराना वाला चलाएं। सो हमने मॉड्यूलेट इस हिसाब से किया जहां हमने जज करने की ये कोशिश की कि स्टूडेंट की परफॉर्मेंस जो है उसकी नॉलेज कितनी गेन हो पाई, क्या वो कॉन्सेप्ट्स को समझ पाया कि नहीं। सो फोकस इन चीज़ों के ऊपर ज़्यादा रहा और हमने ये ऑब्जर्व किया कि स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस जो है वो काफ़ी अच्छी रही जी। आपसे ये बताना चाहूँगा, मैं मेजर एक आपको बता रहा हूँ। हमारे एक स्कॉलरशिप हम कहते हैं उसको SMMSS कहते हैं, स्टूडेंट मेरिट कम मीन स्कॉलरशिप, जो कि हर सेमेस्टर में सेमेस्टर की परफॉर्मेंस पे दिया जाता है। वो बच्चा किसी भी स्ट्रीम का हो, सपोज इंटीग्रेटेड प्रोग्राम का है या BSc का, MSc का कोई बच्चा है, सेमेस्टर में अगर बच्चे ने टॉप किया है तो उस सेमेस्टर की ट्यूशन फी और हॉस्टल फी उसको रिइंबर्स हो जाती जी। सो हमने ये देखा कि जिन बच्चों को, और इसमें कट ऑफ 8.5 का कट ऑफ है, वो दैट हैज टू बी मेट, जितने स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप पहले मिलती थी वर्चुअली उतने ही स्टूडेंट्स को, रादर उनमें से कुछ ज्यादा स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप अब मिल रही है। सो विच बेसिकली मीन्स कि स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस जो है, एकेडमिक परफॉर्मेंस जो है, उसके ऊपर बहुत ज्यादा फर्क नहीं आया है। रादर कई जगह पे तो बच्चों ने और ज्यादा बेहतर परफॉर्म किया जी। ऑनलाइन टीचिंग से बहुत सारे जो विद्यार्थी हैं वो मुत्तफिक नहीं है, उससे सेटिस्फाइड नहीं है। वो उनका समझना है कि ऑनलाइन जो इवैल्यूएशन है या ऑनलाइन एग्जामिनेशन के बाद जो इवैल्यूएशन होती है दैट इज़ नॉट फेयर, वो उतना नहीं है। अगर स्टूडेंट घर से अगर जवाब दे रहा है तो ही में कॉपी और किसी की हेल्प लेकर उस तरह से कर सकता है। एक लास्ट क्वेश्चन ये भी है कि जो बच्चे घबराए हुए हैं, परेशान हैं, जो यूनिवर्सिटी तक नहीं जा सकते, उनके लिए कोई पॉजिटिव संदेश आपका? देखिए, दोनों चीज़ों को एड्रेस करूंगा। जहाँ तक एग्जामिनेशन सिस्टम की फेयरनेस के कहें, देखिए फैकल्टी मेंबर्स जो हैं वो एक्सपीरियंस्ड हैं, उनको जज करने का तरीका मालूम है किस तरह से करना है। बच्चे को यही सजेस्ट करूंगा, आप अपनी मेहनत के ऊपर फोकस कीजिए, आप अपनी परफॉर्मेंस पे फोकस कीजिए। दूसरा, स्टूडेंट अगर कोई ऑल्टरनेट मैकेनिज्म यूज करता भी है तो वो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं होने वाला, इस चीज़ को आप ध्यान में रखिए। टीचर्स के पास बहुत एक्सपीरियंस है इस चीज़ का। दूसरा, जहाँ तक जनरल मैसेज एक देना चाहूँगा कि देखिए डिफिकल्ट टाइम्स हैं, समझ में आता है, देयर आर डिफिकल्ट टाइम्स, बट एक मुझे अंग्रेजी का फ्रेज याद आता है, व्हेन द गोइंग गेट्स टफ द टफ गेट गोइंग। सो जिस समय मुश्किल समय आता है उस समय जो मजबूत रहता है और जो अपनी एक एकाग्रता से एक साइड पे चलना चाहता है, अपने टारगेट के ऊपर फोकस रहता है, वो सक्सीड करता ही करता है। ये लाइफ का फैक्ट है, आज से नहीं सेंचुरी से। सो बच्चों से यही एक एडवाइस है कि फोकस्ड रहें, लिव इन द प्रेजेंट बट कीप अ आई ऑन योर टारगेट। अपने टारगेट से जो है अडिग रहें, उसके ऊपर इधर उधर डिग्रेस ना हो। डिफिकल्ट टाइम्स आएंगे बट इट्स ओके, इफ यू कीप योर टारगेट इन योर माइंड यू विल सक्सीड, ये गारंटीड।
बहुत अच्छी आपने बातें बताई और जानकारी भी दी हमारे सुनने वालों को और उनका उत्साह भी आपने बढ़ाया। अपना कीमती वक्त निकाल कर आप हमारे स्टूडियो में आए। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।